बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। और क्लिनिकल टॉक जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये हमारा शो है जो कि बीमारियों के ऊपर होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में, स्पेशली बच्चों में और ख़वातीन में मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ज़ोर ना दिया जाए कि मेरा ख्याल है मेरे अपने घर में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा कैसी खिलाई जाए, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो फ़ास्ट फूड का दौर है। और माएँ भी कोशिश उनकी यही होती है कि वो जल्दी जल्दी जो चीज़ बन जाए वो हमें मिल जाए, या फिर हम ऑर्डर कर लें कहीं से, हमें जो है वो बाहर से आ जाए खाना और हम बच्चों को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा लें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अगर उनको रूटीन बना लिया जाए तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो भी यही होगा कि हम इसके ऊपर बात करें और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। इस तरह लास्ट हमने जो 2 शो किए थे उस पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा क्योंकि उसकी जो रेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई। सर लास्ट टाइम हमने शो किया उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग थी और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। तो आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा है मतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और करवाते हैं आपका तारुफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर उस्मान सईद राव साहब जो कि HOD हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज के और इमरान इदरीस इंस्टीट्यूट के और हॉस्पिटल के। और इसके साथ हमारे साथ एज़ यूजुअल जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुलसलाम राना साहब जो कि हमारे सुंदर्स फाउंडेशन में जो हमारे फिजियो डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं। तो सर सबसे पहले तो आप लोगों को, आप दोनों को शो में खुशामदीद, आप लोग आए, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो पहला तो यही सवाल है कि सर कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके क्लिनिकल टॉक में बात करके, जिस तरह हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ की है और आपके सेटअप के बारे में माशाल्लाह एक अच्छा सेटअप है, एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे लोगों की सही मानों में खिदमत हो रही है जी। तो और हम हमेशा से इस तरह के जो काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर उनके प्रमोटर रहे हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपके साथ। अभी आप नीचे आए, यहाँ पे आपने विज़िट भी किया, बच्चों से मिलके कैसा लगा? हमारा जो सेटअप है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से जो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट, मैंने कुछ हॉस्पिटल विज़िट किए हैं, कुछ NGOs के सेटअप विज़िट किए हैं। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर मुझे डॉक्टर साहब और खान साहब जो इसमें जो प्लस पॉइंट नज़र आया है वो है साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट और एक कोऑपरेटिव स्टाफ जो पेशेंट को इतना ऑब्लाइज करता है कि पेशेंट यहाँ पे आके सही मानों में ठीक फील करता है अपने आप को ट्रीटमेंट के अलावा जी। और ट्रीटमेंट के सर्विसेज माशाल्लाह, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हमने देखा है अभी तो स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको एक सरसरी से तारफ़ करवा दिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो हम जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें ज़रा, वो मेडिकली जो इंट्रोडक्शन होता है वो ज़रूर आप। मैं जैसा कि आपने मुझे बताया कि डॉक्टर उस्मान सईद हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ यहाँ पे सियालकोट मेडिकल कॉलेज में और इमरान इदरीस इंस्टीट्यूट में। इससे पहले मेरी एकेडमिक्स जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, वहाँ पे मैं MPhil मैंने की है और उसके बाद रिसर्च भी वहीं से है मेरी। पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ भी मेरा कुछ टाइम गुजरा है। तो इस सेटअप के अंदर अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ है, तकरीबन कोई 2 से 3 साल। ठीक है। क्लिनिकल का जो है एक्सपोजर थ्रू आउट तकरीबन कोई 5 साल हो गए। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और डेफिनेटली उसका इंतज़ार है हमारे नाज़रीन को भी कि मुतवाज़न ग़िज़ा है क्या चीज़, मतलब कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप एक सादा अल्फाज में? ग़िज़ा से पहले और मुतवाज़न ग़िज़ा से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ खुराक क्या होती है। खुराक क्या? क्योंकि ये इंटरलिंक करती हैं तीनों टर्म्स, जो तीनों ये इस्तिलाह हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको खुराक के बारे में जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा कि खुराक और ग़िज़ा में फ़र्क क्या होता है। कोई भी चीज़ जो हम बरास्ता मुँह जो है खाते हैं और हमारी बॉडी में जाके वो सेटिस्फेक्शन हमें मुहैया करती है, इसको खुराक कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड कंप्राइज होते हैं। ठीक है। और ग़िज़ा ऐसी चीज़ होती है, खुराक में से ऐसा पोर्शन होता है जो आपकी बॉडी की ज़रूरियात, जो जिस्म की ज़रूरियात है, जो मेंटेनेंस की है, ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ आता है उसके अंदर कि आपने बढ़ोतरी करनी है और आपके जो रोज़मर्रा के रूटीन के मामलात हैं उसमें आपको आसानी
मुहैया करते हैं। इस चीज़ को ग़िज़ा कहते हैं। ठीक है। मुतनासिब ग़िज़ा या बैलेंस डाइट, ये जितने भी फैक्टर्स हैं फूड के या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम लेते हैं, जो ग़िज़ा के पहलू हैं, उनको प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर लेना या तनासुब के अंदर लेना। हम खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई 5 हिस्सों के अंदर, जिसके अंदर एक मीट का पोर्शन होता है, जिसके अंदर गोश्त आता है, दूसरा दालों का होता है, फिर दूध का होता है, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होता है, फलों का और सब्जियों का। इन सब को रोज़मर्रा के रूटीन के अंदर एक मुनासिब तनासुब के अंदर लेना, इसको बैलेंस डाइट या मुतनासिब ग़िज़ा कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अपना भी एक मसला है यही वाला, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का मसला होगा कि बच्चों को सही डाइट खिलाना आजकल का बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली वालिदैन के लिए, कि उनको जो हम खिलाना चाहते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि इसमें जो है ना वो हर एक चीज़ मौजूद हो, जिससे हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, या तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे वो पसंद नहीं करते हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, मतलब बाहर से ऑर्डर कर लिया और इस तरह के पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें, तो क्या ये उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं? जो जिस तरह आप बता रहे हैं, कैल्शियम भी हो उसमें, विटामिन भी हों, हर एक चीज़ हो, तो उसके वाले से क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे वालिदैन को जो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है? फास्ट फूड, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलें, मेन रोड की तरफ अगर हम जाएं, तो आप देखेंगे हर कोई 2 या 3 स्ट्रीट छोड़ के एक फास्ट फूड चेन या कॉर्नर कोई है। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ और अब तो ऑनलाइन भी आपके पास आ रही है, बिल्कुल। बच्चे इवन हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हाँ। तो दूसरी या तीसरी ऐड जो है फास्ट फूड की होती है। बच्चे वही फॉलो करते हैं जो हम करते हैं। तो हमें देखते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं कहीं पे बैठ के कि जी फलां चेन के ऊपर, फलां चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, या वहाँ पे उसका टेस्ट बेहतर है, तो बच्चे उसकी परसेप्शन ले लेते हैं। फिर जब उनसे हम डिस्कस करते हैं कि किसी खाने के बारे में, तो सबसे पहले वो वही पॉइंट आउट करते हैं कि आपने फलां चीज़ का जिक्र किया था, तो हमें वो खिलाई जाए। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी के तनाजुर में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि फ़ास्ट फूड ऐसी फूड है जो रेडिली अवेलेबल हो, आसानी से, जिसको हम कहते हैं कि वो अवेलेबल होती है मार्केट में। सिर्फ आप ऑर्डर करते हैं, 4 या 5, 10 मिनट के अंदर जो है वो आपके डोर स्टेप के ऊपर आ जाती है। सबसे बड़ा उसका नुकसान ये है कि जिस तरह मैंने अभी अज़ा बताए हैं आपको, ग़िज़ा के अज़ा 4 से 5 अज़ा होते हैं, उसमें कोई एक अज़ा जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। जिस तरह कि मैं बर्गर की बात करूँ, उसके अंदर ऑयल ज़्यादा है, उसके अंदर जो नशास्ता है, नशास्ता जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं साथ में, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री होती है, तो बच्चों की सेहत के लिए, उनकी हड्डियों की बढ़ोतरी के लिए, तो वो उसके कार्बोनिक एसिड उसके अंदर होता है और दूसरे केमिकल हैं वो ख़तरनाक होते हैं। अब दूसरा जो आपका पहलू है इस सवाल का, कि उसके अंदर से किस तरह हम उनको हटा सकते हैं। न्यूट्रिशन या जो हमारी ये जिस फील्ड को हम डील करते हैं, ये एक आर्ट है। इसके अंदर हम जो वालिदैन हैं या जो भी हमारे पास आते हैं, उनको हम अल्टरनेट स्ट्रेटजीज मुहैया करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूँ कि बच्चे जो हैं वो रोटी नहीं खाते या गोश्त नहीं खाते, तो हम उसको उसकी हैयत बदल के दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि गोश्त नहीं फॉर एग्जांपल बच्चा खा रहा, तो जिस तरह K&M's की प्रोडक्ट आती हैं या और किसी ब्रांड की प्रोडक्ट आती है मार्केट के अंदर, वो ईजीली जो है हम उसको बना सकते हैं। घर के अंदर आप सिर्फ गोश्त लेके आए, उसको थोड़ा सा मैरिनेट करें और उसको डीप फ्राई या हाफ फ्राई करके थोड़ा टेस्ट उसका बेहतर करें, तो बच्चे फ़ौरन से उसको सही जो है वो लाइक करना शुरू करें। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा सा उसकी शक्ल चेंज करके, उसमें टेस्ट चेंज करके। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना मसला बता दिया, अब आपका कोई मसला है तो हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आपने कहा बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो निशास्ता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह, तो हर ग़िज़ा के अंदर ये चीज़ें होती हैं, साथ में मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो इनका तनासुब क्या होना चाहिए मुतवाज़न ग़िज़ा के अंदर, वो मतलब कैसे बताएंगे आप? मतलब छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए ज़ाहिर है डिफरेंट होगा, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनको बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, हाँ। उनको मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एन ओल्ड पर्सन, ठीक है, उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही होती, बोन्स भी कंप्लीट हो चुकी होती हैं और मसल्स वगैरह उनके वीक हो रहे होते हैं। और इसी तरह ख़वातीन में जो मेन मसला, क्योंकि मेरा तो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मोस्टली जो है ना फीमेल्स हैं, तो हम ये टॉपिक्स जो डिस्कस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, उस हवाले से भी थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब, जो हम
रिकमेंडेशंस देते हैं या जिन चीज़ों के ऊपर हम एवेल्यूएशन करते हैं, जो चीज़ें निकालते हैं, वो एक रेफरेंस है हमारे पास जिसको हम फूड गाइड पिरामिड कहते हैं। फूड गाइड पिरामिड कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात का जवाब हम लेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ है हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का, और ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्लिनिकल टॉक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, और डॉक्टर साहब अभी आप उनकी बात का जवाब दें। और मैं समझता हूँ कि वो जो उनके क्वेश्चन आएंगे वो एज अ डॉक्टर जो है वो काफ़ी टफ टाइम आपको देंगे। तो बताइएगा ज़रा। जो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बल्कि एक ही सांस में कोई 3, 4, 5 सवाल ही कर दिए, उनको सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपने पूछा था कि किस तनासुब में देने चाहिए कोई जो न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं या अज़ा जो देते हैं, डॉक्टर साहब हम इसको एक रेफरेंस से लेते हैं जिसको हम फूड गाइड पिरामिड कहते हैं, जो 1992 से जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो उसको लॉन्च किया था, उसके बाद 2005 में और फिर 2011 के अंदर ये थोड़ा रिफाइन हुआ था। तो इसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। इट इज़ लाइक अ पिरामिड जो त्रिकोणीय होती है। तो इसके अंदर जो 6 ग्रुप्स हैं वो इस तरह से डिवाइड हैं कि जो चीज़ टॉप के ऊपर है इसको हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। तो आप डेली रूटीन के अंदर देखेंगे कम चीज़ें हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ वगैरह, और चिकनाई वाली चीज़ें चिकनाई वाली सारी कर रही हैं, ये कम इस्तेमाल होती है। अभी जिस तरह हिस्सा नीचे आता जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें हमने ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करनी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है एक साइड पे डेयरी का ग्रुप और एक साइड पे मीट का ग्रुप होता है, ठीक है, यानी दूध और दूध से बनी हुई अशिया। दूसरी साइड पे हमारे पास होता है जो हमारे गोश्त है, प्रोटीन है, ये सब अंडे वगैरह इसके अंदर आते हैं। फिर अब इसकी एक चीज़ होती है जिसको हम सर्विंग साइज़ कहते हैं। सर्विंग साइज़ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको या मैं किसी को भी कहता हूँ कि जी मुझे ज़रा पानी है, हमारे घर में कोई कैसा नहीं, हमें जब पानी पिलाएं आप, तो हम गिलास के अंदर लेके आते हैं। तो गिलास एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी एक गिलास पानी इट इज़ 1 सर्विंग फॉर द वाटर। इसी तरह जूस के अंदर 1 कप या 1 गिलास जूस इट इज़ 1 सर्विंग, ये 1 सर्विंग होती है। ठीक है। तो इसी तरह ये 1 आउंस जो है वो गोश्त का, ठीक है, इसी तरह 1 कप दूध का या 1 प्याली जो है वो दही की, ये 1 सर्विंग साइज होता है। फिर इसके नीचे अगर हम आए तो 2 ग्रुप और हैं, और ये मुझे पर्सनली बड़े पसंद ग्रुप हैं इस लिहाज से कि ये बड़े कलरफुल हैं। एक साइड पे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां जिनको हम कहते हैं, और दूसरी साइड पे फ्रूट यानी जो फल हैं हमारे। ठीक है। तो इसके अंदर कोशिश करें कि जो कलरफुल फ्रूट्स हैं, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसका मतलब होता है कि आप इसको 6 या 6 से ज़्यादा सर्विंग्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारी रोटी आ जाती है, चावल आ जाता है, दलिया आ जाता है, या अगर कोई रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं है सीरियल्स की, वो इसके अंदर आ सकती है। अच्छा, मतलब बेस लाइन का मतलब ये है कि हमें नीचे सबसे ज़्यादा जो है ना हमें सीरियल्स, अनाज से बनी हुई चीज़ें जिस तरह चपाती वगैरह हो गई, ये हमें खानी है। उसके बाद जो है ना हमने सब्जियां और फ्रूट वगैरह, और उसमें फिर कम मिकदार में हमने आपने क्या बताया था क्या लेना है? इससे ऊपर फिर आता है हमारे पास अंडे आते हैं और मीट आता है, यानी गोश्त आता है। ठीक है। और सबसे कम जो है फिर जो टॉफीज, कैंडीज, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको सबसे कम वो दीजिए। अब ये देखें सर कि जो चीज़ें सबसे कम खानी है बच्चे ज़्यादा वो खाते हैं। हाँ, वो इजी अवेलेबल है ना, एक्सेस मतलब इजी एक्सेस है। हम लोगों ने जो चीज़ सबसे कम खानी है, ऑयल्स वगैरह, वो हमसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं। वो खा रहे होते हैं। ठीक है। तो अब स्पेसिफिकली सर माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं बच्चों के लिए। बच्चों को के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा मिकदार में देनी चाहिए और जो जल्दी बन जाए? ये ज़रूरी है। ज़रूर। वो तो फिर फूड इंडस्ट्री ने काम बड़ा हमारे लिए आसान कर दिया हुआ है। जिस तरह कि आप नूडल्स देखें, वरना तो ये सीरियल से हुआ है, रेडी अवेलेबल होता है, मार्केट के अंदर भी है, आसानी से बन भी जाता है। हाँ। तो सीरियल की 1 सर्विंग वहाँ से पूरी हो सकती है। उसके अलावा 1 अंडा लाजमी उसके अंदर शामिल करें। बच्चों में 2 टाइम दूध का इस्तेमाल जो है, 2 कप दूध जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। 1 या 2 फ्रूट जो हैं वो रोज़मर्रा के लिहाज से उसको लाजमी इस्तेमाल करवाने चाहिए बच्चों को। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, कि अब सारा दिन मोबाइल के ऊपर बच्चे टैबलेट के ऊपर होते हैं, बल्कि हम अगर शादियों में जाएं या कहीं किसी गैदरिंग में बैठे हों, माएँ जो हैं वो टेबल के पास बच्चों को खड़ा करके उनको मोबाइल पकड़ाया होता है और उनको खाना खिला रही होती हैं। क्योंकि मोबाइल बेसिकली हमारे पास जब एक रेफरेंस रिवॉर्ड आ गया कि आप ये खाएंगे तो आपको इतनी देर मोबाइल मिल जाएगा। उससे बेहतर ये है
कि हम कोई एक्टिविटी करवाएं, उस एक्टिविटी के अंदर रिवार्ड के तौर पे कोई अच्छा स्नैक या कोई कैंडी जो है, जो फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग रिसर्च में थे तो हम अंजीर से बनी हुई कोई कैंडी बनाते थे, कोई टॉफ़ी बनाते थे, इसके अलावा खजूर से बनी हुई कोई चीज़ बनाते थे, अंडे की कोई इस तरह की रेसिपी डिज़ाइन कर देते थे। अब देखिए उसके अंदर न्यूट्रिशन तो पूरी है, ठीक है, और बच्चा जो है उसको खाता भी खुश होकर था। अंडे का हलवा कोई इस तरह का बन जाए, गाजर का कोई हलवा बन जाए, अब उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अज़ा सब्जियों वाले भी मिलेंगे, अंडे वाले भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब इन तीनों ग्रुप्स में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में से बच्चों के लिए प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें जो है ना वो मैक्सिमम हम कंज्यूम करवा सकते हैं, क्योंकि उनके उस एज के अंदर बढ़ोतरी होनी है, उनकी ग्रोथ होनी है। ठीक है। और फीमेल्स के हवाले से जो कॉलेज एज वुमेन ख़ास तौर पे जो लड़कियां होती हैं कॉलेज की, उनके मसाइल ज़्यादा रहते हैं कि वो होता है ना, एक डर भी होता है कि मैं कहीं मोटी तो नहीं हो गई। हाँ, दूसरा सुबह नाश्ता भी करके बहुत कम ऐसी फीमेल्स में देखने में आया है कि मतलब वो कॉलेज जा रहे हैं तो वो उधर ही वो मतलब कोई समोसा टिक्की वगैरह खा लेंगी और लेज़ खा लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उनमें क्या मतलब नुकसानात होते हैं, आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और मैं इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करूँगा सर की, ताकि आप एक ही दफ़ा सारा जवाब देने। ख़ास तौर पे जो एक लड़की है उसने बाद में माँ भी बनना होता है, ठीक है, और आने वाली ज़िंदगी डेफिनेटली उसके लिए, तो उसकी उस पर क्या असरात होते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और बाद में जब बच्चे को पैदा करने की सलाहियत जो उनके अंदर होती है, उन चीज़ों में वो बड़ा कंसर्न। डॉक्टर साहब आज हमें आपको बड़ा परेशान करना है, दो बंदे आपको सोसाइटी के लिहाज से ये बड़े अहम गौर तरफ मसाइल हैं और पहलू भी हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी एलेबोरेट किए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। हाँ, ऐसी हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अर्ली जब वो एडमिशन वगैरह लेते हैं, डिग्री को परसू कर रहे होते हैं, जिस तरह कि आपने नाश्ते का रेफरेंस दिया, मैं एक प्रैक्टिस जो है अपनी क्लास के अंदर भी करता होता हूँ कि जब मैं लेक्चर के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ बताएं आज कौन कौन नाश्ता करके है। बिल्कुल। तो उससे एक तो हमें फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा हो जाता है कौन से बच्चे। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि बेटा आप लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया, तो अक्सर का जवाब यही होता है कि सर टाइम नहीं मिला। हाँ। तो मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट के लिए मैं उनको बताता होता हूँ कि बेटा आप जिस भी मीडियम से आप कॉलेज आते हैं, जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप आते हैं, 2 स्लाइस उसके ऊपर जैम या कोई मार्जरीन या कोई बटर लगा लेना, एक अंडा बॉयल कर लेना, इसमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं। साथ को अगर कोई दूध वगैरह हो जाए तो बेस्ट है। तो इससे तकरीबन कोई 200 से 350 तक की कैलोरीज वेरी करती हैं, यानी अप्रोप्रिएट अगर हम देखें तो 250 किलो कैलोरीज जो हैं वो इसके अंदर से मिल जाती हैं, बजाय इसके कि वो बच्चा खाली पेट आएगा। तो खाली पेट आएगा तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का जो मिकदार है बॉडी के अंदर वो कम होने के चांसेस है, उससे बच्चा पेट डल रहता है सारा दिन और हेडेक उसके अंदर होती है। फिर जो आपने जो टीन एज के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे उनके जो तौलीदी अज़ा और रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में बात की डॉक्टर, उसके अंदर आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आयोडीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें गोश्त से, हमें फ्रूट से, यानी फलों से, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमें उनसे ये मिलता है। तो उन बच्चों को ये चाहिए कि डेली के लिहाज से कम 2 फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट, जिस तरह अभी आजकल बनानास चल रहे हैं, ऑरेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, गर्मियों के अंदर हमारे पास जो है वो मैंगोज़ होते हैं, प्लम्स होते हैं, आलू बुखारा, नाशपाती और खुबानी वगैरह। तो कम से कम 2 या 4 खुबानी, 2 आलू बुखारा, 1 या 2 बनाना और 1 सेब, इनमें से 2 चीज़ें चूज़ कर लें डेली के लिहाज से, ये हफ्ता पूरा हो जाता है। वो 2 लाजमी कंज्यूम करें और साथ में सीजनल वेजिटेबल कोई भी है, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें कि डेली 1 अंडा खाएं। अंडे के अलावा जो है 1 या 2 ऑंस जो है वो मीट की जो कंजप्शन है वो अपने डाइट पैटर्न के अंदर लाजमी रखें, क्योंकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके पास, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर जाके उन्होंने एक फैमिली को संभालना होता है, माशरे में एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाना है। तो जब तक वो खुद फिट नहीं होंगी, जब तक वो खुद अपनी बॉडी को सस्टेन नहीं करवाएंगे, तो आगे वो फिर ना घर संभाल सकती है, ना वो घरेलू काम काज, जो खास तौर पे क्योंकि हमारा लेमैन जो है उसके अंदर हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट है, तो वो परफॉर्मेंस भी जो है वहाँ पे वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अभी हमने शुरू में मैंने बात की, अभी एक अचानक से मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि जिस तरह हमने फास्ट फूड को कहा कि अवॉइड करें, ठीक है, लेकिन उसमें अब देखिए अगर हम पिज़्ज़ा को देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि जितनी चीज़ों की हमने अभी बात की है उसमें मतलब वो तकरीबन इवन के जैतून तक उसमें डाला होता है, मतलब सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो मतलब हम चिकन भी होता है, चिकन होता है, फिर बटर होता है,
फिर मतलब रोटी भी होती है और जैतून तक होता है। जिस तरह बर्गर की हम बात करें उसमें अंडा भी होता है, सब्ज़ी भी होती है, वो जो सैलड की शक्ल में होता है, और बाकी ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो फिर वो कैसे सेहत को ख़राब कर सकता है या वो हाइजेनिक हो सकता है? डॉक्टर साहब, फास्ट फूड जो है इसमें ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन इनका तनासुब ज़्यादा होता है। हाँ। क्योंकि हमारी बॉडी ने जो सर्विंग साइज लेना होता है एक टाइम के अंदर, वरना अगर हम कैलोरिक रिस्पॉन्स अगर इसका निकालें कि कितनी कैलोरीज उन चीज़ों से बॉडी जो है वो एक्वायर कर रही है, ले रही है, तो वो तकरीबन एक स्लाइस से आपको 1.5 या 2 रोटियों के बराबर जो है वो कैलोरीज मिलती हैं। तो रैंडमली हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रैक्टिस है कि 2 स्लाइस जो है वो पिज़्ज़ा के बड़े आराम से खाए जाते हैं। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी कंज्यूम करनी पड़ती है, मतलब वो एक्स्ट्रा हो जाता है। बिल्कुल। जो जहाँ पे हमारी रोटी सालन जो पेट भर के हम खाएं वो हमें 300 किलो कैलोरीज तक दे रही है, तो फास्ट फूड में यही प्रैक्टिस हमें 700 किलो कैलोरीज तक ले जाती है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी नाज़रीन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है। अभी इस टाइम हमारे प्रोग्राम में हुआ है एक ब्रेक का टाइम। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बातें करेंगे। आज के मेहमानों से हमारे साथ रहिए और देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्लिनिकल टॉक और बहुत सारी ज़बरदस्त बातें हमें पता चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन पता चल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि खुद से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बंदा क्रिएट करके बच्चों को भी खिला सकता है, उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो क्या मार्केट में ऐसे कोई हेल्दी स्नैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सजेस्ट करेंगे मतलब लोगों को, जो कंपनीज इस तरह की, वैसे तो हमारा ये ना स्नैक्स यही कैंडीज़ हैं और ये, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जो हेल्दी हो सके स्नैक्स में? खान साहब, इसके अंदर मैं आपको एक रेफरेंस कोट करना चाहूँगा जी कि अगर आप देखें ना हमारी सोसाइटी के अंदर कॉस्मेटिक्स और ये जो शैम्पू, ये सब साबुन है, कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स वगैरह, उसके अंदर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंपोजिशन देखें वो खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ ये तो है, हम सुनते रहते हैं जिसमें ये है या सारी चीज़ें। डेफिनेट सही कहा आपने। बल्कि ये तो लगाने की चीज़ है, धोने वाली चीज़ों के अंदर भी नींबू की पावर के साथ चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल हो सकता है हम, जिस तरह मैंने अभी अंजीर के टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, बिल्कुल टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। और विटामिन क्रीम्स वगैरह में नॉर्मली विटामिन जो है, विटामिन ई का क्लेम करते हैं कि विटामिन ई और विटामिन के, क्योंकि ये स्किन को चाहिए होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, और ये फ्रूट्स में ही होते हैं। अच्छा, वो लड़कियां उस तरफ वो बड़ा देखती हैं कि किसमें कौन, मेरी स्किन किससे जो है ना वो सब्जियों, तो वो सब्जी अगर खाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि उसमें से हो सकता है कोई छिलके का एक कोई हल्का सा कोई पोर्शन लेके उसके अंदर क्रीम के अंदर डालो, बल्कि वो जो आंखों पे खीरा लगाते हैं वही बंदा खा ले। बिल्कुल, वो खीरा खाएं तो ज़्यादा अफादियत है उसके अंदर। तो जिस तरह मैंने रेफरेंस में आपको बताया था कि अंजीर और खजूर जो है उसकी बड़ी अच्छी और उनका टेस्ट भी अच्छा, उसका तो कुरान में इसी तरह ड्राई जिक्र फ्रूट है को, ना, बिल्कुल अंजीर जी, ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ड्राई फ्रूट मिक्स करके। जिस तरह घरेलू पहले हमारे घरों में डॉक्टर साहब बनती होती थी चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह अलसी की प्रोडक्ट बनती थी, बेसन के कुछ हलवा जात वगैरह बनते थे, बिल्कुल ये सारी चीज़ें बनती थी। तो अब माएँ ये सारी चीज़ें छोड़ चुकी हैं कि मार्केट के अंदर उसके अल्टरनेट, माइयों के पास भी इतना टाइम नहीं रहा, वो मोबाइल में लग गई है। बात फिर वही आ जाती है कि फ़ोन दे के जो है, जब रिवॉर्ड अगर उसको फूड की फॉर्म में दे दो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। सर, जो लास्ट टॉपिक पे अभी हमने बात की ना कि ख़वातीन के अंदर खुराक की कमी, अच्छा मेरा सवाल है एक कि सी सेक्शन जो होता है या बड़ा ऑपरेशन जिसको आम जुबान में कहते हैं, तो उसकी भी वजूहात में से ये एक वजह है खुराक की कमी, जो लड़कियां बैलेंस डाइट नहीं लेती तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे, क्या ये लीड करती है सी सेक्शन को? डॉक्टर साहब, ये भी आपका एक अच्छा एक सोसाइटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, और बड़ी ये प्रैक्टिस में आती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर अब बड़े केसेस बढ़ गए हैं सिजेरियंस के, यानी अब पहले होता था किसी कोई 10 ख़वातीन में से किसी एक का ऑपरेट होता था तो कहा जाता था कि फलां का ऑपरेट हुआ है। अब बड़ी रेयर बात समझी जाती है। बिल्कुल, अब रिवर्स हो चुका है, अब किसी का नॉर्मल होता है तो वो बड़े अचंभे की बात समझी जाती है कि ये नॉर्मल हुआ है। इसके अगर हम बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो हम लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन एक चीज़, एक कोर्स भी है, एक डोमेन भी है हमारे पास। हर एज ग्रुप के लिहाज से हम कैलोरीज को और ग़िज़ा को हम बैलेंस आउट करते हैं, जिसके अंदर
प्री कंसेप्शन भी एक पोर्शन है हमारे पास। प्री कंसेप्शन से पहले, क्योंकि जिस तरह भी आपने टीनेज वाला मुझसे क्वेश्चन पूछा था, इन ख़वातीन में या इन बच्चों के अंदर अर्ली एज से एक फियर बैठ जाता है खुराक के बारे में। अगर इसके बैकग्राउंड की तरफ मैं जाऊँ तो 2 टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। एक ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, ये मेडिकल की इस्तिलाह है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक खौफ होता है कि एक बच्ची जो है या एक खातून जो है वो शीशे के सामने खड़ी होती है, तो वो अपना आप जब देखती है तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ या मेरा फैलाव बहुत ज़्यादा है, जबकि वो नॉर्मल होती है। उसका अच्छा। वेट, जी, इसको हम कहते हैं BMI। एक रेफरेंस होता है, जिस तरह फूड गाइड पैरामीटर है, इस तरह जिस्म की हेल्थ का एक पैरामीटर होता है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपके वजन आपकी हाइट के मुताबिक कितना होना चाहिए। तो जब वो देखते हैं या किसी कोई शो में कोई प्रैक्टिस होते हैं वो देखते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं जी मेरा बॉडी फ्रेम जो है ये ठीक नहीं है, मेरी हाइट के मुताबिक है, मेरा वजन कम है ज़्यादा, तो वो खाना छोड़ देते हैं। अब जब वो खाना पीना छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। वो प्रोटीन्स जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होने थे, वो एक चीज़ होती है जिसमें चिकनाई, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेसिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो हम प्लांट से या फिश से जो है, मछली से जो हमें मिलते हैं, जिस तरह कॉड लिवर ऑयल वगैरह है, इसके अंदर हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी है, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अब जब ये सब डिक्लाइन आएंगे तो उनकी बॉडी के जो रोज़मर्रा के जो टास्क है, जो ग्रोथ है वो कम, बिल्कुल जो टास्क है, जो ग्रोथ है वो, और मेंटेनेंस खास तौर पे डेवलपमेंटल मेंटेनेंस जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। एक ये कास है। दूसरा, जिस तरह के बुलिमिया नर्वोसा की हमने बात की, कि उनको पता होता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर भी फेयर में होते हैं कि हमने अगर फला चीज़ खा ली या वो चीज़ खा ली तो हम बढ़ जाएंगे। तो बाज़-औक़ात फिर जब वो गैदरिंग में बैठे होते हैं या जब कोई क्रेविंग आती है, वो छोड़ते नहीं है, वो खा लेते हैं। बिल्कुल, इसको भी मेडिकल के इस्लाम में बाइंज ईटिंग कहते हैं। हाँ। यानी जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं, फिर बाद में जब थोड़ी नदामत होती है तो फिर वो इंड्यूस वॉमिटिंग करवाते हैं। इंड्यूस वॉमिटिंग का मतलब होता है कोई एपिग्लॉटस के अंदर या हलक के अंदर उंगली का या किसी और चीज़ के साथ स्ट्राइक करें तो वो वॉमिटिंग आ जाती है। अब उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जो हमारे नमकियात जो बॉडी के अंदर है जिन्होंने बैलेंस करना है, उनका इम्बैलेंसमेंट आ जाती है। उसके अलावा जो हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का चल रहा होता है, उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि देखिए हमने छेड़खानी की है बॉडी के साथ, जो नेचुरल उसका प्रोसेस नहीं था। 1-2 बार तक तो मजबूरी के तहत तो हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस जो है वो उनके लिए खतरनाक होगी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने बताया कि वोमिटिंग करते हैं ना, उल्टी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके जिस्म से वो खुराक जो खाया निकल जाए। अब इंजॉय भी कर लिया उन्होंने खाना और उल्टी भी कर दी। दूसरा, वो लेग्जेटिव्स इस्तेमाल करती हैं, जुलाब और अद्वियात, वो इस्तेमाल करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने की कोशिश करती हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड फेज के अंदर चली जाती है। अब डिहाइड्रेशन का इन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बॉडी का जो स्किन के अंदर जो फ्लूइड होता है, या उर्फ़े आम में आप ये कह लें कि उनकी स्किन भी खुश्क हो जाती है। फिर वो इन रेमेडीज़ की तरफ आते हैं कि फ़लाँ चीज़ लगा ली जाए, फ़लाँ क्रीम लगा ली जाए, जबकि काज जो है वो बेसिकली जो उन्होंने ख़तरा खुद मोल लिया होता है उसकी वजह से हो रहा होता है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है। आखिर पे जो कि क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में होता है, स्पेशल वो लोग जो कि थोड़े से हेल्दी होते हैं और वो चाहते हैं कि वो स्मार्ट हों। मेरा हालांकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी है कि ये क्वेश्चन लाजमी डॉक्टर साहब से पूछें, तो क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए? जिस तरह भी आपने बताया कि डाइटिंग, मुतवातिर डाइटिंग करना वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों के लिए? 2 तरह से बैलेंस डाइट को हम देखते हैं अगर हम इसको कुज़े में बंद करें तो, कि ना हम ओवर की तरफ जाएं, ज़्यादा ना खाएं, ना हम अंडर की तरफ आए कि बिल्कुल ही ना लें। तो इसको तनासुब रखने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक, जो आपको चीज़ अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर या मार्केट के अंदर, जो चीज़ अवेलेबल है सीजनल, उसको आप उन्हीं पैरामीटर के अगेंस्ट खाएं जो फूड गाइड पैरामीटर या माई प्लेट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें 4 सेक्शन आप बनाएं। 4 सेक्शन में आप एक सेक्शन रखें अजनास का, सीरियल्स का, दूसरा सेक्शन उसके प्रोपोर्शनेट में रखें आप सब्जियों का। ये 30% तक होता है। अगर एक प्लेट की अगर हम गोलाई देखें तो 60% ये हो गया। बाकी 20% के अंदर आपने अपना मीट रखना है, आपने उसके अंदर अपना जो फ्रूट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट, यानी उसको रखना है, और मिल्क रखना है, अंडे रखने हैं, और साथ में पानी रखना है। ये एक हेल्दी पैटर्न है। इसके अलावा अगर आपने वेट मेंटेन करना है, जो आपका करंट वेट चल रहा है, तो कम से कम 1 घंटे की वॉक
डेली या एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी 150 मिनट हफ्ते के अंदर, और एटलीस्ट 50 मिनट डेली वॉक या 1 घंटे की वॉक जो है वो करंट वेट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने कम करना है तो आपको 1 घंटे से 90 मिनट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कुली हैं साइंस के अंदर, या आप खाएं कम या आप जो खा रहे हैं उसको बर्न करें, वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। तो मुश्किलात क्या आती हैं उनको? मैं फिर वही क्वेश्चन पे आऊँगा। औरत की जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है, मतलब वो शादी के बाद ज़ाहिर है वो ख्वाहिश होती है उनकी कि बच्चे पैदा हों, तो इस मामले में एक डिज़ीज़ का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है, उसका और मोटापे का क्या ताल्लुक है आपस में? डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो अभी तक केसेस हमने देखे हैं, इनमें मोटापा अगर मैं शरह निकालूँ तो 90% जो है वो मोटापे की वजह से है, क्योंकि फैट सेल जो चर्बी है जिस्म के अंदर, वो जो नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हिंडर करती हैं। जो हार्मोन्स ने अपना ऑक्सीटोसिन फॉर एग्जांपल है, एस्ट्रोजन है, ये रिलीज़ नहीं हो पाते, ठीक है, तो फिर जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो रिलीज़ सही तरीके से नहीं हो पाते। अब फिर उनमें जो अद्वियात दी जाती हैं उसके साथ फर्स्ट रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अपना वज़न कम करें, हेल्दी रेंज के अंदर कम से कम। जो BMI मैंने आपको बताया कि रेफरेंस होता है, उसमें 30 से कम BMI के अंदर जो है वो बॉडी को लेके आना चाहिए। ऑप्टिमम इसके अंदर जो बेहतरीन शरह होती है वो 22 BMI की होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया कि मेडिकल टर्म में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे भी ऊपर से गुजर गई हैं और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन के भी ऊपर से गुजरी होंगी। थोड़ा सा कुछ झटके उसमें बताएं कि जिस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन जो जितना कुछ आपने बताया ना वो उसको करके हो सकता है उनको ना समझ आई हो, तो कुछ इस तरह का कोई टर्म है जो कि हर बंदे को समझ में आ जाए, वो कैसे उसको बैलेंस कर सकता है? मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक इंसान है जिसकी हाइट या कद जो है वो 5 फुट 8 इंच या 7 इंच है, उसका वज़न है 70 किलोग्राम, तो उसको एक दिन के अंदर 1800 से 2000 किलो कैलोरीज चाहिए होती है। हाँ, ठीक है। उसको कोशिश करे कि वो अपनी 30% यानी 30% जो कैलोरीज है वो नाश्ते के अंदर ले, उसके बाद फिर 10 से 20% जो है उसके बाद हम एक स्नैक का टाइम रखते हैं, यानी जो खाना है दोपहर का खाना और नाश्ता, इसके दरमियान में कुछ एक चीज़ को लाजमी कंज्यूम करे। फिर इसी तरह सब ये बेस्ट नाश्ता है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। बेस्ट नाश्ता है जो सुबह हम करना, मतलब जल्दी में भी हो जाए और वो हमें पूरा दिन वो सपोर्ट भी करे, क्या हो सकता है? उसके अंदर आप चपाती का कोई एक पोर्शन, ठीक है, पराठा कोई अगर जिसके अंदर बटर लगा हो, क्योंकि बटर जो है करंट रिसर्च के मुताबिक बटर जो है वो उसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। इसके साथ आप एक अंडा लाजमी लें अगर आप चाय के शौकीन हैं, क्योंकि हम खुद शौकीन हैं चाय के, तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप चाय लाजमी लें। दलिया ले सकते हैं आप उसके अंदर, शहद ले सकते हैं, ये आप सारी चीज़ें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है जो आप पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट्स जो आगे चल के आपने निभानी है वो पूरी हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास जो है वो शॉर्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी आपने ये सारी जब बातें बताई हैं वो नाजरीन को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप डॉक्टर साहब को यहाँ पर लेके आते हैं, और बहुत सारी मुझे उम्मीद है, और मैं आज मैं हाई अनाउंस भी कर देते हैं कि नेक्स्ट शो जो है वो हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब होस्ट करेंगे, क्योंकि ये इनका फील्ड है और मैं समझता हूँ कि इनको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है वो आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब होंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।